एक बीमारी है जो नॉर्मली इसके बारे में समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि कुत्ते के पागल कुत्ते के काटने से इंसान की हालत जो है कुत्ते जैसी हो जाती है। जो एक आम जो एक आम समझना और समझाने वाली जो लाइन है वो इस तरीके से है कि पागल कुत्ते के काटने से इंसान की कंडीशन जो है वो उस कुत्ते जैसी ही हो जाती है। इसी तरीके से लार टपकने लग जाती है और इसी तरीके से जो है उसकी सिचुएशन बनने लग जाती है। इसी तरीके से वो मतलब जब वो बोलता है तो प्रॉपर बोल नहीं पाता, जिससे लगता है कि वो भौंक रहा है, हालांकि वो भौंकता नहीं है, वो बोलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मरीज की जो कंडीशन होती है इसमें एक मतलब कुत्ते जैसी हो जाती है, इसी तरह उसकी लार टपकने लग जाती है। हालांकि ये जो सब कुछ होता है ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब पागल कुत्ता काट लेता है, खास तौर से एक मेन जो अवधारणा है, मेन जो सोच है, जो मेन सीधी सीधी लाइन है वो ये है कि पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब रैबीज को यूनानी में दाउल कल्ब भी कहते हैं। रैबीज को यानी कि जो कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाती है, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में रैबीज कहते हैं, उसी को यूनानी में दाउल कल्ब भी कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रोनक की का एक क्रोनिक इन्फेक्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए, जो नर्वस सिस्टम है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम होता है महसूस करना। चाहे वो जायका महसूस करना हो, देखी हुई चीज को महसूस करना हो, छू के किसी चीज को महसूस करना हो, सुन के महसूस सुन के जो है महसूस करना हो, या सूंघ करके हो। ठीक है। कैसे भी जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है महसूस करना। और सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है जो महसूस करता है उसको दे देता है दिमाग को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस चीज को समझता है और समझने के बाद जो मोटर नर्वस सिस्टम है, मोटर नर्वस सिस्टम को ऑर्डर कर देता है कि तुम ये काम करो। मैं कई बार एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब किसी की टांग पे मान लीजिए मच्छर बैठ गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पता लगता है कि कोई चीज चुभ रही है। जब देखते हैं तो मच्छर बैठा हुआ है, तो ठीक है, देखते हैं तो मच्छर बैठा हुआ, अब देखते ही जो है दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है कि भाई मच्छर बैठा हुआ। अब दिमाग फौरन ऑर्डर करता है मोटर नर्वस सिस्टम को। सेंसरी नर्वस सिस्टम देखिए दो तरीके के हैं। एक सेंसरी है, सेंसरी का काम होता है महसूस करना और महसूस करके दिमाग को खबर कर देना। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जब उसको खबर हो जाएगी, यानी कि असली दिमाग जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जब उसको खबर हो जाएगी तो फिर वो मोटर नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देगा और उसे कहेगा कि मच्छर बैठा हो, उसको मार दो या उड़ा दो, नहीं तो वो काट लेगा। ठीक है जी। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम महसूस करने वाला, मोटर नर्वस सिस्टम काम करने वाला, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये जो बीमारी है जिसको रेबीज कहते हैं, जो कि पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है, एक्चुअली इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो इंसान का मेन दिमाग है, जो कि इंसान को अच्छी बुरी चीजों की तमीज पैदा करता है, अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताता है, अच्छी चीजों के करीब जाने के बारे में बताता है, और बुरी चीजों से बचने के बारे में बताता है। ठीक है, वो कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अकल पैदा करता है, शऊर पैदा करता है, समझ पैदा करता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये जो रेबीज है, जो रेबीज का वायरस है, रेबीज का वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो प्रभावित करता है बहुत बुरी तरीके से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम जो है डिसमिस हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका जो रेबीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसकी वजह से होता है, नंबर एक तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है। और इस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस टाइप 1। और रेबीज वायरस टाइप 1 का जो दूसरा नाम है, इसको लीजा वायरस भी कहते हैं। लाइजा वायरस या लीजा वायरस भी कहते हैं। रेबीज रेबीज वायरस टाइप 1 को लीजा वायरस भी कहते हैं। रेबीज में मरीज को पानी से डर लगने लग जाता है, और पानी से डरने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं।
ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें मरीज जो है वो हाइड्रोफोबिया, मरीज को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लग जाता है। वो कौन सी बीमारी है जिसमें मरीज को पानी से डर लगने लग जाता है? तो वो बीमारी कौन सी है? रेबीज है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कहते हैं। देखिए, आम अवधारणा क्या है कि ये कुत्ते के काटने से होती है। एक्चुअली ये कुत्ते ही के काटने से नहीं होती, ये कुत्ते के काटने से होती है, लेकिन कुत्ते के अलावा बिल्ली अगर काट ले, गीदड़ अगर काट ले यानी कि जयकाल, और भेड़िया यानी कि वॉल्व्स अगर काट ले, तो उनके काटने से भी ये बीमारी हो जाती है। बिल्ली काट ले, गीदड़ काट ले जिसको जयकाल बोलते हैं, भेड़िया यानी कि वॉल्व्स काट ले, तो उनके काटने से भी रेबीज की बीमारी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर किसके नाम से मशहूर है? कुत्ते के काटने के नाम से मशहूर है। कुत्ते के काटने से क्या होता है, जो इसका वायरस है वो इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में, कुत्ते की लार में, एक्चुअली जो पागल कुत्ता होता है, ठीक है, जो रेबीज, जिसको रेबीज हुई हुई होती है, आम जबान में इसको हड़क बोल देते हैं, ठीक है, आम बोलचाल में इसको हड़क बोल देते हैं। वो कुत्ता जिसको हड़क हुई हुई है, यानी कि जो काटता फिरता है इधर उधर और पागल हो गया है, यानी कि जिसके एक्चुअली जिसको रेबीज हो जाती है, ये रेबीज उसकी लार में भी आ जाती है। चाहे ये किसी इंसान को हो, चाहे किसी कुत्ते को हो, बिल्ली को हो, गीदड़ को हो या भेड़िए को हो, जिसको ये बीमारी हो जाती है उसकी लार में आ जाती है। अब जो पागल कुत्ता होता है जिसको रेबीज हुआ हुआ होता है, जब वो किसी को काटता है, तो काटने के बाद उसकी लार से क्या होता है, रेबीज जो है वो जिसको उसने काटा है उसके अंदर घुस जाता है, और उसको भी फिर ये बीमारी आराम आराम से हो जाती है। लीजा वायरस जो होता है जिसकी वजह से रेबीज होती है, जिसको रेबीज वायरस टाइप 1 कहते हैं, ये बुलेट शेप का होता है। बुलेट का मतलब क्या होता है? बुलेट का मतलब होता है जो बंदूक के अंदर चलती है ना, उसको बुलेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बंदूक की एक तरीके से बुलेट या गोली, इस तरीके की, मतलब जैसे ये पेन है ना, पेन, ठीक है, ये पेन की जो टिप होती है ना, कुछ कुछ इस तरह के आकार का होता है लीजा वायरस, यानी कि रेबीज वायरस। और ये दिमाग के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर घुस जाता है और उसे बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 से 3 महीने। मान लीजिए अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, तो 1 से 3 महीने तक जो है खतरा रहता है कि उसको जो है रेबीज हो सकती है। 1 से 3 महीने। कुछ मुल्क ऐसे हैं, कुछ कंट्रियां ऐसी हैं कि उनमें रेबीज नाम की बीमारी नहीं है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी कंट्री है जिनके अंदर रेबीज नहीं होता। वो कंट्री कौन सी है? चाइना, न्यूजीलैंड, यूएसए यानी कि अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ब्रिटेन, ये वो मुल्क हैं कि जिनमें जो है रेबीज नहीं होता। अब किन मुल्कों को बोला जाता है जिनके अंदर रेबीज नहीं होता? वो मुल्क जिनके अंदर पिछले 2 साल से कोई रेबीज का मरीज सामने ना आए, उन मुल्कों को रेबीज फ्री मुल्क कहते हैं। वो मुल्क जिनमें पिछले 2 साल से कोई रेबीज का मरीज सामने ना आए, उन मुल्कों को, मुल्क समझते हैं, कंट्री को बोलते हैं, देश को बोलते हैं, उन देशों में, उन मुल्कों में, उन मुल्कों को रेबीज फ्री कहते हैं, जिनमें पिछले 2 साल से किसी को रेबीज ना हुआ हो। कौन कौन से हैं? चीन है, न्यूजीलैंड है, यूएसए यानी कि अमेरिका है, आयरलैंड है, जापान है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड यानी कि, ठीक है। इंडिया में भी कुछ जगहें ऐसी हैं, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर रेबीज, जो रेबीज फ्री है, यानी कि पिछले 2 साल से जिनके अंदर रेबीज के मरीज नहीं मिले हैं। कौन कौन से हैं इंडिया में जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान है और निकोबार। ये जो द्वीप समूह हैं, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, और कई बार इसमें गोवा का नाम भी आता है, लेकिन गोवा ज्यादातर किताबों में नहीं है, तो इसलिए मैंने गोवा नहीं लिखा है। लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार जो है, ये ऐसे जो द्वीप समूह जो हैं, ठीक है, जो द्वीप समूह हैं, इनके अंदर ये जो हैं, ये रेबीज फ्री एरिया कहलाते हैं। रेबीज से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कुत्तों के साथ खेलते हैं, बड़ों को तो इतना वो नहीं होता।
भाई बड़े भी कुत्तों का शौक रखते हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है खेलने कूदने का, और बच्चे जो है वो खेलते कूदते रहते हैं। कई बार छोटा पप्पी, जो छोटा कुत्ता होता है, उसके साथ खेलते रहते हैं। अब ये थोड़ी पता है कि उसकी लार में रेबीज का वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी काट सकता है, खेल खेल में काट सकता है। छोटा कुत्ता, जो कुत्ते का बच्चा होता है, वो खेल खेल में भी काट सकता है। ठीक है, या बड़ा कुत्ता अगर उसको रेबीज हुआ हुआ वो काट सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो पालतू पेट है यानी कि जानवर है, उनको पहले ही रेबीज की वैक्सीन लगवा के रखते हैं, ताकि अगर वो किसी को काट ले तो उसको जो है रेबीज की बीमारी ना हो। ठीक है जी। रेबीज वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, आरएनए वायरस होता है। इंसानों में जब रेबीज होता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वैसे तो हाइड्रोफोबिया के मायने होता है पानी से डरने के, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया के नाम से मशहूर है। चूंकि ये जो रेबीज है, ये रेबीज जो बीमारी है, इसमें हाइड्रोफोबिया यानी कि मरीज को पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोफोबिया को भी कई बार रेबीज बोल देते हैं। अलामात यानी कि निशानियां क्या क्या हैं। नंबर एक, उसके सिर में दर्द होगा। सिर में दर्द क्यों होगा? क्योंकि जो रेबीज का वायरस है टाइप 1, जिसको लीजा वायरस बोलते हैं, जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर घुसता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है दिमाग में, जब ये उसमें घुसता है तो सर दर्द होता है। ठीक है, हेडेक यानी कि सरदर्द। मैलेज, मैलेज बोलते हैं अस्वस्थता को। आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है वो बुखार लिखा हुआ है, वो मैंने काट के अस्वस्था, अस्वस्था कहते हैं जब गिरी पड़ी जान हो जाए, तंदुरुस्त ना हो आदमी। ठीक है, तो अस्वस्था या गिरा गिरा शरीर जो है मैलेज में होता है। उसके अलावा सोर थ्रोट यानी कि गला दुखने लग जाता है। सलाई फीवर यानी कि बुखार, मरीज को हल्का हल्का बुखार आने लग जाता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुस जाता है रेबीज, और किसी को कुत्ता काट लेता है और रेबीज की कंडीशन बन जाती है। साउंड इरिटेशन, साउंड कहते हैं आवाज को, इरिटेशन कहते हैं एक तरीके से झुंझलाहट को या तकलीफ, नफरत को। ठीक है, नफरत को या झुंझलाहट को, साउंड से नफरत होने लग जाती है। ऐसा मरीज जो है वो अपने पास किसी को जोर से बोलने नहीं देता, कुछ बजाने नहीं देता। ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। साउंड इरिटेशन, रेबीज के मरीज को साउंड इरिटेशन होता है। लाइट इरिटेशन यानी कि उसको लाइट से भी जो है नफरत होती है, परेशानी होती है लाइट से भी। ठीक है, एरोफोबिया, यहां तक के वो जो मरीज होता है वो हवा से भी डरने लग जाता है। फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रो के माने होता है पानी, हाइड्रोफोबिया पानी का डर। एयर के माने होता है हवा, फोबिया के माने होता है डर। एरोफोबिया यानी कि वो मरीज जो है पानी से तो डरता ही डरता है, वो हवा से भी डरने लग जाता है। फोटोफोबिया यानी कि रोशनी से डरता भी है, और रोशनी से क्या करता है, उसको नफरत भी हो जाती है। घबराहट हो, घबराहट, घबराहट यानी कि डिप्रेशन, एक तरीके से दबाव में चला जाता है मरीज। ठीक है, मौत का घबराहट, क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि अब जो है कुत्ते ने काट लिया है, रेबीज हो गई है, लार मुंह से टपक रही है, खाया पिया कुछ जा नहीं रहा है, पागलपन हो गया है, डिप्रेशन में मरीज चला, उसको मौत का डर लगने लग जाता है। गुस्सा आता है मरीज को, क्योंकि उसको झुंझलाहट बहुत ज्यादा होती है कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो समझने का सेंटर हाउस है, ठीक है, जो समझने की ताकत देता है, उसको क्या करता है, उसमें वायरस घुस जाता है रेबीज का, तो फिर वो समझ नहीं पाता, तो उसको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी हो जाती है मरीज को। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, स्किन बायोप्सी कराते हैं। तो जब ये इंसान के जिस्म में होता है तो उससे भी पता लग जाता है। स्किन बायोप्सी का मतलब क्या होता है, स्किन का कोई खाल का कोई हिस्सा लेकर के उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो उसमें जो है रेबीज, लीजा वायरस का और इनका पता लग जाता है। एक चीज होती है नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी क्या चीज है, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी क्या है, जिस मरीज को रेबीज हो जाता है उसके दिमाग में जो है, अगर जैसे उसके दिमाग में नेगरी बॉडी हो जाती है, यानी कि नेगरी बॉडी पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर उसका पोस्टमार्टम के बाद, उस मरीज का पोस्टमार्टम के बाद उसका ब्रेन का, अगर ब्रेन की स्लाइड लेकर के उसका उसको देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक उसका जो है एक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें नेगरी बॉडी पाई जाती है। तो जो रेबीज का मरीज होता है उसमें नेगरी बॉडी पाई जाती है। और ये जो नेगरी बॉडी होती है ये इजोनोफिलिक टाइप होती है। ये कैसी होती है, इजोनोफिलिक। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नेगरी बॉडी जो होती है वो किस टाइप की होती है,
जो कि इंसान के दिमाग में हो जाती है, जिसको रेबीज हो जाता है। इजनोफिलिक, आपने डीएलसी में देखा होगा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, ठीक है, और इजनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, मोनोसाइट होता है। तो जो इजनोफिल होता है उसी तरह की जो है नेगरी बॉडी होती है, ठीक है। इसका इलाज क्या क्या है? इलाज तो ये है कि अगर किसी को कुत्ता काट ले, सबसे पहले 10 मिनट तक कम से कम बहते हुए पानी के नीचे टंकी चला करके या नलका चला करके साबुन से खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ के धोना चाहिए, पहले 10 मिनट। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए कुत्ते ने ज्यादा दांत गड़ा दिए हैं, कुत्ते ने गहरा भी काट लिया है, तब भी टांके नहीं लगाते, टांके बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि जो लार कुत्ते के अंदर घुसी है दांतों के, कुत्ते ने ऐसे काटा, कुत्ते के दांत ऐसे होते हैं ना, कैनाइन, बड़े बड़े दांत, तो जब कुत्ते ने ऐसे घुसाए तो ठीक है, तो उनके साथ लार भी घुस गई, रेबीज भी घुस गया अंदर, रेबीज का वायरस घुस गया, लीजा वायरस, ठीक है। तो होता क्या है, अब वो लीजा वायरस उसको साबुन से पहले तो धो देते हैं अच्छे से, अच्छा है तैर जाए। अगर मान लीजिए कुछ रह भी गया है तो कोशिश ये करते हैं कि वो अंदर जिस्म में ना घुसे, क्योंकि अगर बाहर से टांके लगा दिए, अगर बाहर से टाके लगा दिए तो लार तो अंदर के अंदर रह गई, और अंदर उसके पूरी जिस्म में जो है लार के साथ साथ रेबीज वायरस यानी कि लिजा वायरस फैल जाएगा, और उसको रेबीज की बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए अगर किसी को रेबीज कुत्ता काट लेता है, या कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह काट लेती है, गीदड़ वगैरह का, भेड़िया वगैरह काट लेता है जिसको रेबीज हो, तो उसको जो है पट्टी नहीं करते, पूरी दवाई लगाते हैं, और वहां पे टाके भी नहीं। और अगर मान लीजिए ज्यादा किसी की टांग वांग फाड़ दी, तो पहली बात तो बिल्कुल बचते हैं, ठीक है, खुली दवाइयाँ लगाते हैं। और अगर दवाइयाँ खुले खुले जख्म पे लगाते हैं, और अगर करना भी पड़ जाए तो किताब में लिखा है कि 24 घंटे के बाद टाके लगा सकते हैं, हालांकि नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम क्या होता है एक्चुअली? जी, एंटी रेबीज सीरम जो है वो तैयार किया जाता है, ये एक तरीके का सीरम है, और ये जो है रेबीज के अगेंस्ट यानी कि रेबीज को ठीक करने के काम आता है। तो एंटी रेबीज सीरम जो है वो कटी हुई, जहाँ पे कुत्ता कुत्ता बिल्ली गीदड़ और क्या कहते हैं, भेड़िया वगैरह इस तरह का जो जानवर है वो काट लेता है, वहां पे एंटी एंटी रेबीज सीरम लगाते हैं। और जिस कुत्ते ने या जिस जानवर ने काटा है, ठीक है, उसको 10 दिन तक ध्यान रखते हैं उसका। 10 दिन तक क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि अगर उसको रेबीज होगी तो वो मर जाएगा, या उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी, और अगर वो नहीं मरा तो हो सकता है उसकी लार में रेबीज ना हो, यानी कि वो पागल ना हो। तो अगर पागल ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पागल नहीं भी है, तब भी इसकी जो वैक्सीनेशन है वो लगवानी, इंजेक्शन है वो लगवाने ही लगवाने होते हैं, चाहे कुत्ता पागल हो या ना हो। लेकिन पहले 10 दिन तक जो है उसकी देखभाल करते, कुत्ते का ध्यान रखते हैं, भाई ये मर तो नहीं रहा, या इसकी मुंह से लार तो नहीं टपक रही, ये पागल तो नहीं लग रहा, ठीक है। इन 10 दिन तक इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन 10 दिन तक ध्यान अगर रखने, अगर वो मर जाए या मरने की कंडीशन में पहुंच जाए, तो फिर तो है पूरा जो है इसका वैक्सीनेशन कराते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं मरीज का, ठीक है, कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई जो है सिम्टम सामने ना आने लग जाए। और अगर कुत्ता नहीं मरता, जब भी जो है वैक्सीनेशन पूरा कराते हैं, ठीक है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन इसकी दो तरीके से लगती है, एक तो प्री एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर कहते हैं कुत्ता के काटने से पहले, एक होती है पोस्ट, पोस्ट के मैंने बाद में, प्री के मैंने पहले। तो प्री एक्सपोजर यानी कि कुत्ते का, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पालतू कुत्ते पाल रखे हैं किसी ने, या कई लोग क्या करते हैं, कुत्तों का बिजनेस करते हैं, कुत्तों को बेचने खरीदने का, तो कोई कुत्ते उसमें अड़ियल होते हैं वो काट लेते हैं। या मान लीजिए कोई इस तरह का है कि भाई चिड़ियाघर में उसकी ड्यूटी लग गई, वहां पे बिल्ली वगैरह और भेड़िया दूसरे जानवर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये वैक्सीन पहले ही लगवा लेते हैं, ठीक है। जो रेबीज की वैक्सीन है वो पहले ही लगवा लेते हैं कि हो सकता है जानवर काट ले, तो वो बेचारे पहले ही लगवा लेते हैं। और ज्यादातर क्या करते हैं लोग, कुत्ता काटने के बाद ही वैक्सीन लगवाते हैं, कुत्ता काटने से पहले वही लोग लगवाते हैं, या तो कुत्तों का बिजनेस करते हो, कुत्तों को पालते हो, या कहीं चिड़ियाघर विड़ियाघर में ड्यूटी करते हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर वो कुत्तों के संपर्क में आते हो तो वही पहले इंजेक्शन लगवाएंगे, नहीं तो पहले रेबीज का वैक्सीन कोई नहीं लगवाता, ज्यादातर नहीं लगवाते, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर कुत्ता काटने के बाद कैसे करते हैं, देखिए पढ़ के देखिए, पेज नंबर 550 पे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, 0371428। पोस्ट एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं कुत्ता के काटने के बाद, जीरो का मतलब होता है जिस दिन लग रहा है उस दिन, फिर तीसरे दिन लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा, फिर 14वें दिन लगेगा, फिर 28वें दिन लगेगा, 5 इंजेक्शन लगेंगे। जैसे आज किसी को कुत्ते ने काटा तो आज को कहेंगे 0 डेज, फिर 3 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन बीच में छोड़ के तीसरे तीसरे दिन लग जाएगा, तीसरे दिन यानी कि तीसरे दिन है। उसके बाद फिर क्या करेगा, पहले दिन से 7वें दिन,
फिर उसके बाद पहले दिन से 14वें दिन, फिर पहले दिन से 28वें दिन। जैसे मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काटा 1 तारीख को, ठीक है, तो दूसरी जो वैक्सीन लगेगी, 1 तारीख को काटा वो 3 तारीख को लगेगी, तीसरी वैक्सीन 7 तारीख को लगेगी, चौथी वैक्सीन 14 तारीख को लगेगी और पांचवी वैक्सीन 28 तारीख को लगेगी। ठीक है, और ये कहाँ लगती है? इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगती है, अंदर मांसपेशी में लगती है। इसकी जो वैक्सीन है 2 तरीके से लगती है, इंट्रामस्कुलर मांस में लगती है, और एक सब इंट्राडर्मल यानी कि जो डर्मिस होती है हमारी, जो खाल होती है, इसमें लगती है। लेकिन ज्यादातर डर्मिस वर्मिस में लगवाने का कोई चक्कर में नहीं पड़ता। सीधे सीधे जो है, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो सीधे सीधे सब क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशी वाली ही लगवाते हैं सब टोटल। ठीक है, लेकिन चूंकि सब कुछ इंट्राडर्मल भी अवेलेबल है, और कई लोग हो सकता है लगवाते हो, बहुत कम लोग, तो वो उसका ऑप्शन भी है। इंट्राडर्मल यानी कि डर्मिस यानी कि स्किन में। प्री एक्सपोजर, कुत्ता काटने से पहले कैसे लगते हैं? 0 दिन, यानी कि अगर कोई कुत्ते काटने से पहले ऐसे लगवा रहा है, मान लीजिए चिड़ियाघर में काम कर रहा है या फिर उसने कुत्तों का बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, कुत्ते खरीदता बेचता है, तो ऐसे आदमी को तो लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई कुत्ता ऐसा अनसट्टी आ जाए, ठीक है, कोई शैतान कुत्ता इस तरह का आ जाए कि भाई जिसको मजाक मजाक में काटने की आदत हो, तो उसको तो पहले ही लगवाना होगा। तो 0 दिन यानी कि जो पहले दिन लगा, उसके बाद 7वें दिन लगा, फिर 21वें दिन लगा, और 21वें, ठीक है, 3 वैक्सीन लग गई। जिसको कुत्ते ने नहीं काटा उसकी बात हो रही है, उसको 3 लग गई। अब चाहे वो जो तीसरी है 21वें दिन लगा ले, चाहे वो उसको 28वें दिन लगवा ले, लगवानी उसको 3 है। एक आज लग गई, एक 7वें दिन लग गई, उसके बाद चाहे तो 21 दिन लगवा ले, 21 दिन बाद लगवा ले, चाहे 28 दिन बाद लगवा ले, वो भी पहले दिन से, 7वें दिन के बाद नहीं। जैसे 1 तारीख को लगी, फिर 7 तारीख को लगी, उसके बाद चाहे 21 को लगवा ले, चाहे 28 को लगवा ले, बाद की 21 28 में से एक लगेगी। और ये उनके लिए है जिनको कुत्ते ने नहीं काटा। जिनको कुत्ते ने काट लिया उनका नियम दूसरा है, 0 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज। और जिसको कुत्ते ने नहीं काटा उसको 0 7 21, और 21 में कोई नहीं लगवा रहा तो 28 में। ठीक है, अब कुत्ता काटने के बाद पोस्ट एक्सपोजर 0 3 7 14, ये ये जो कुत्ता काटने के बाद 0 3 7 14 है, इसका एक्चुअली ऐसा मैटर है कि ये क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल है। इंट्रामस्कुलर तो 5 लगेगी, लेकिन इंट्राडर्मल जो है वो चार लगती है। अगर किसी ने पहले वैक्सीन लगवा रखी है तो उसको कितनी लगेगी? मान लीजिए किसी ने पहली वैक्सीन लगवा रखी है, चिड़ियाघर में काम कर रहा है या कुत्ते पाल रहा है, उसके बाद किसी ने उसने कुत्ते का काट लिया। मान लीजिए किसी ने पहले 3 वैक्सीन लगवा रखी है, ठीक है, 0 डेज पे लगवाया, 7वें दिन पर, 21वें दिन पे, और अचानक उसको 1 महीने बाद कुत्ते ने काट कब, तो फिर उसको सिर्फ 2 लगेंगी। 2 0 डेज यानी कि जो जिस दिन कुत्ते ने काटा उस दिन लगेगी, और तीसरे दिन लगेगी, बस। ठीक है जी। अब इसे 551 पेज को मैं दोबारा भेजूंगा, अभी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको जो है 551 पेज को दोबारा भेजूंगा, क्योंकि इसमें नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आप लोग जो है सोचेंगे ये क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, एक लाइन इसमें से जो है मैं करेक्शन करके भेजूंगा इसको दोबारा। जो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है उसे जैग्रब रेगमिन वैक्सीन कहते हैं, इसको नाम को याद रख लेना। जो इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगती है उसको जैग्रब रेगमिन वैक्सीन कहते हैं। एक वैक्सीन के अंदर जो है 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। जिस तरह के मिलीग्राम होता है, ग्राम होता है, भाई मोनोसेफ इंजेक्शन 1 ग्राम लगता है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जैसे क्या कहते हैं, जीफी 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम खाते हैं। डोज होती है, खुराक होती है ना दवाइयों की। इसी तरह जो इसमें जो होती है, जो एक बार जो वैक्सीन लगती है उसमें 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। ठीक है, कौन सा वायरस वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं? फिक्स्ड वायरस। ये जो वैक्सीन बनती है ये वायरस की ही बनती है, लेकिन क्या करते हैं, वायरस को जो है खत्म कर देते हैं, यानी कि उसको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो आगे बीमारी पैदा ना करे। सिर्फ इम्यूनिटी यानी कि रक्षा पैदा कर दे अंदर से। ये जो वैक्सीन है ये उसी बीमारी के वायरस से बनती है जो कि उनको लगनी होती है। ठीक है, तो जिस वायरस से रेबीज की वैक्सीन बनती है उसको फिक्स्ड वायरस बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीन की मात्रा जो लगती है वो 1 ml लगती है। रेबीज वैक्सीन की मात्रा जो इंसान को लगती है वो 1 ml लगती है। 551 पेज दोबारा भेजूंगा, अभी हाथों हाथ, सुबह में नहीं। ठीक है, अब इसमें से किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं। बस आज इतना ही होना था। अब मैं आप लोगों को जो है अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कोई भी सवाल करना है तो कर लीजिए।